हम ये कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन आपका दावा गलत था कि वहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर हैं। आपने वहाँ पे दरख्तों और कौवों को मार के चले गए थे, ये हमारा मौक़िफ़ था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने चैनल भारत न्यूज़ 1.0 में स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत विस पाकिस्तान बिग डिबेट कि कैसे भारतीय एंकर दीपक चौरसिया ने पाकिस्तान एंकर कमर चीमा की बैंड बजा दी। आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये बहस हम क्यों लेकर आए हैं। ये बहस हम इसलिए लेकर आए क्योंकि पाकिस्तान ने कल जो नक्शा जारी किया उसमें गूगल के चलते भारत में दिख रहा था कि पीओके भारत का हिस्सा है, और भारत की यही बात कह चुके हैं 5 अगस्त को 370 हटाते हुए जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से भारत में शामिल करते हुए गृह मंत्री अमित शाह की एग्रेसिव रहो, पीओके हमारा है, हम उसे लेकर रहेंगे। सुनिए कैसे कहा था। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। जान दे देंगे, साफ कह चुके हैं गृह मंत्री। इससे पहले भारत एक प्रस्ताव पास कर चुका है, सर्वदलीय प्रस्ताव था, संसद के अंदर यह प्रस्ताव पास हुआ है जिसमें कहा गया है पीओके भारत को पाकिस्तान को देना ही पड़ेगा। शुरुआत करते हैं बहस की तारिक फतेह साहब के साथ। तारिक फतेह साहब, सबसे पहले यह बताइए कि किन हालात में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हथियाया था, उस पर इलीगल कब्जा किया था 1947 में पाकिस्तान ने, क्योंकि राजा हरि सिंह तो उसको भारत में मिलाने के लिए ट्रीटी साइन कर चुके थे। ये तो 47 में जब इन्वेजन हुआ है, वो मेजर जनरल अकबर खान ने अपनी किताब में भी लिखा है, रेडर्स इन कश्मीर, ये उसका नतीजा हुआ है। और अगर बिलफर्ज महल वो चल जाता और ये लूट मार ना शुरू होती तो श्रीनगर तक पहुंच जाते वो जो लश्कर पाकिस्तान फौज के लोग भी थे। लेकिन ये वहाँ जाके रुका जब यूनाइटेड नेशंस ने लाइन ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश की इंडिया के कहने पे कि सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन भी है कि यहाँ रेफरेंडम कराया जाए, लेकिन उसकी पहली शर्त है कि पीओके जो एरिया है वहाँ से हर वो शख्स जो वहाँ 47 में नहीं था, या हर पाकिस्तानी फौजी और सिविलियन को वहाँ से हटना पड़ेगा। उसके बाद इंडिया की फ़ौज हटेगी, और लेकिन श्रीनगर में उनकी फ़ौज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के ले रहेगी। वो आज तक कभी उस सिलसिला शुरू नहीं हुआ, क्योंकि जो पीओके का एरिया है और उसके अलावा बड़ा एरिया तो गिलगित बल्तिस्तान का है, वहाँ से कभी पाकिस्तान ने अपनी फ़ौज को हटाया नहीं है। अलबत्ता काफ़ी सारा इलाका चीन को 1963 में या उस ज़माने में 16,000 स्क्वायर किलोमीटर था, वो तोहफे में दे दिया। तो ये टाइम रुका हुआ है वहाँ पे। ये जंग से ना पाकिस्तान कब्जा कर सकता है ना हिंदुस्तान कर सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान के इसी तरह इकोनॉमिक हालात रहे और फौज इसी तरह कंट्रोल करती रही तो आप देखिएगा कि अंदर डिविजन्स पैदा होंगी। अब देखिए कि कैबिनेट मीटिंग के अंदर ज़्यादा फौजी बैठे होते हैं, सिविलियन कम होते हैं। जो बेचारे सिविलियन हैं उनको को आइडिया नहीं है कि क्या बैकग्राउंड है इसका, वरना ये इंडिया भी अगर चाहता तो ये अपना कार्ड बड़ा आराम से खेलता कि ठीक है पाकिस्तान फौज हटे तो रेफरेंडम करा देंगे। लेकिन बाहर से मुझे लगता है कि बहुत ही ये इंडिया जो कर सकता था वो नहीं किया, क्योंकि वो कहते ठीक है भाई आप अपनी फौज तो हटाए ना, और ना पाकिस्तान ने फौज हटानी है ना रेफरेंडम होना, तो वो स्टेटस को जो है और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसे सीज फायर लाइन भी नहीं कहें, वो तो वहीं पड़ी भी है। कारगिल में भी कोशिश की थी पाकिस्तान ने, सियाचिन में भी कोशिश हुई, तो ये फिजिकल मूवमेंट नहीं हो सकती। मैं नहीं समझता हूँ कि इसका कोई फौजी सोल्यूशन है। आप ये मानते हैं, लेकिन तारिक फतेह साहब परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। अब भारत की मोदी सरकार बड़े डिटर्मिनेशन के साथ आई है और उसने बालाकोट के अंदर बता दिया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कितनी सख्त मिलिट्री एक्शन ले सकती है। कमर चीमा साहब, कब खाली करेंगे मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान, जिसको धीरे धीरे आप चाइना के हवाले करते जा रहे हैं?
देखें 2014 में मोदी साहब आए थे इकोनॉमी का नारा लगा के, और जबकि 2019 में वो नारा कन्वर्ट हो गया सिक्योरिटी में, और आपने जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक की और इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की, और मुझे लग ये रहा है कि आप तो बोलते थे सर्जिकल स्ट्राइक की ही नहीं, अब आप कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक की। चलिए माना आपने सर्जिकल स्ट्राइक की हमने बालाकोट में। थैंक यू वेरी मच कमर चीमा साहब। बात तो सुन लेना, आप ब्रेकिंग न्यूज बाद में बना लीजिएगा। अरे सर ब्रेकिंग न्यूज देंगे तो बनाना तो पड़ेगा। कमर चीमा साहब थैंक यू, आपने माना हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया, बहुत अच्छा। बोलिए आप, 1 मिनट आपके पूरे, एक बार भी नहीं टोकूंगा। चलें, थैंक यू। हम ये कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन आपका दावा गलत था कि वहां पे नॉन स्टेट एक्टर हैं। आपने वहां पे दरख्तों और कौवों को मार के चले गए थे, ये हमारा मौक़िफ़ था। जबकि आगे अगर 2019 में तो सिक्योरिटी पे इलेक्शन लड़ा, अभी मसला यह है कि 2023 में जो इलेक्शन होगा इंडिया का, उसमें बीजेपी जो है वो मुजफ्फराबाद यानी कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का नारा लगा के इलेक्शन लड़ना चाहती है कि हमने आज़ाद कश्मीर वापस लेना है। सो इसकी जो कीमत है वो इंडिया देगा, क्योंकि ये जो सिक्योरिटाइजेशन है ये आपके काम नहीं आएगी। कोविड-19, कोरोना वायरस और जो साइक्लोन एम्फन आया इंडिया में आया है वेस्ट बंगाल ने, उसमें साबित कर दिया कि हमें ह्यूमन सिक्योरिटी पे पैसा लगाना है, ना कि जंगो जदल करना है। तो इंडिया फैसला करे कि क्या नरेंद्र मोदी और बीजेपी को 2023 का इलेक्शन आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पे जिंगोइज्म करके जितवाना है, या आपने ह्यूमन सिक्योरिटी इंसानों पे पैसा लगा के जितवाना है। ये आप पे डिपेंड करता है। अरे आप क्या ज्यादा लोग भूखे मरते हैं, हो गए आपके 1 मिनट कमर भाई। आपके यहाँ ज्यादा लोग भूखे मरते हैं, लेकिन आप तो एटम बम बनाते हैं। आप क्यों बनाते हैं बताइए? आपके यहाँ लोग भूखे मरते हैं। अभी मैं बताऊंगा आटे, दाल, टमाटर, सब्जी, केले का क्या रेट है रमजान के आखिरी रोजे पर, रमजान के आखिरी शुक्रवार पर। आज जनाब, आज की गल्फ न्यूज की रिपोर्ट है कि भारत में एक शख्स मुर्दा कुत्ते का गोश्त खा रहा है सड़क से। सारे इंडिया ने देखा है। आप देखें, आप अपनी गुर्बत का लेवल देखें, आपको जिंदा कुत्ते भी नहीं मिल रहे लोगों को खाने के लिए। आपकी ग्रोथ रेट निगेटिव है सर, ग्रोथ रेट निगेटिव है। कहा जी फेक न्यूज दिखाते रहते हैं और बताते रहते हैं। तो थोड़ा हिंदुस्तान की जनता कमर चीमा पर भरोसा नहीं करेगी। आप तो ये बताओ मुजफ्फराबाद हम कब पहुंचेंगे? खा रहे हैं आपके लोग। सो गुर्बत देख लें, आपने पैसा कहां लगाना है। आप देख लें, आपने पैसा जंगों में लगाना है या आपने पैसा अवाम की डेवलपमेंट। कमर चीमा साहब, काश ये सुझाव आप कमर जावेद बाजवा को देते। क्या दे सकते हैं कमर चीमा सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तरह तौर पर ये सुझाव तारिक फतेह साहब बाजवा साहब को कि आप फौज में पैसा मत लगाइए, आप इंसान में लगाइए जहां कराची में लोग भूखे मर रहे हैं। तारिक फतेह साहब सर, वहाँ वो तो मुल्क ही फौज के लिए बना था। वहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुल्क बड़े सही तरीके से चल सकता था अगर इसमें फौज ना होती। और जब तक हिंदुस्तान का हवा खड़ा करके पाकिस्तान फौज बैठी हुई है, इसके अंदर जो पोटेंशियल है पाकिस्तान के आम आदमी का, वो कभी उभर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको ट्रेन करके हिंदू दुश्मनी या इंडिया के साथ हेट्रेड ऐसा फिक्स किया है कि इट कांट बी अनडन। और ये उसी वक्त होगा। गुर्बत की बात कर रहे हैं, मैं आपको कहाँ ले जाऊँ पाकिस्तान में जहाँ लोग भूखे नंगे मर रहे हैं। बस वो पंजाब का जो सेंट्रल एरिया है जो पाकिस्तान को कंट्रोल करता है, वहाँ पे नहीं होगी गुर्बत। लाहौर शहर खूबसूरत होता जा रहा है, बिल्कुल इसमें कोई गलतफहमी नहीं है। लेकिन वो सेंट्रल पंजाब जो पाकिस्तान को चलाता है, उसको क्या पता कि नगर पार्कर कहाँ है, उदयपुर कहाँ है, लोग जो हैं खारान में या मकरान में कैसे रहते हैं, और पानी लाने के लिए एक बच्चा कितने मील चल के जाता है उसी शहर से जहाँ से सुई गैस निकलती है, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर रोशनी 1954 से फैला रही है। तो ये जिंगोइज्म जो है, ये अगर इंडिया में ख़त्म भी हो जाए तो इंडिया विल सर्वाइव, बट अगर पाकिस्तान में ख़त्म हो गई तो पाकिस्तान विल कोलैप्स, क्योंकि वो पूरा स्ट्रक्चर जो है, एक फौजी कप्तान, देखिए जी, ये जो कप्तान पैदा होता है वो सबसे नेक शरीफ लेफ्टिनेंट से जनरल कर्नल तक जब जाता है तो मल्टी मिलियनर हो चुका होता है। ज़मीनें उसको मिलती हैं, शेयर्स उसको मिलते हैं, हर कोई। आप देखिए डिपार्टमेंट जो है, इट इज़ लेड बाय अ मेजर जनरल।
आप कहीं चले जाएं पाकिस्तान, साइंस की सुपार्को को ले लीजिए, स्पेस, मिनरल, एग्रीकल्चर, जो स्टेट एजेंसी है दैट इज हेडेड बाय अ मेजर जनरल और अ लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, सीधा जवाब मोना आलम के पास। तारिक फतेह साहब यही सवाल लेके मोना आलम के पास चलते। मोना आलम जी, मैं 10 बार पाकिस्तान गया हूं और हर बार मैंने यहां देखा कि वहां पर फौजी नहीं है, वो तो व्यापारी है, क्योंकि उसको इलीगल फिल्मों का ट्रेड भी करना है, उसको प्रॉपर्टी डीलिंग भी करनी है, उसको बड़े बड़े मेंशंस भी खड़े करने हैं, रिटायरमेंट के बाद उसको सत्ता में भी आना है, और साथ ही साथ उसको न्यूयॉर्क एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में, और साथ ही साथ नेस्डेक के अंदर इन्वेस्ट करना है। ये तो आपकी फौज की हकीकत है जो वहां की इकोनॉमी कंट्रोल करती है, और आप कहते हैं आपके जमहूरियत है। आपके इमरान खान भी फौज की कठपुतली हैं। मोना जी देखिए, ये सारा जो अभी आपने भी बताया है, ये सब रेट्रिक बेस्ड आपका डेटा है जो अभी आप बता रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा है, वो है। मुझे अभी आपने भी पाकिस्तानी फौज का जिक्र किया है, तारिक फतेह साहब ने भी किया है। मुझे सॉरी, अपनी आवाज एको होके वापस आ रही है। मैं अभी ठीक करवाता हूँ, आप बोलिए, कोशिश करिए, मैं अभी ठीक करवाता हूँ। अभी आपने भी और तारिक साहब ने भी फौज का जिक्र किया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि फिर आप थोड़ा सा अपनी ऑक्यूपेशनल फोर्सेस को तो देखें ना। 8-9 लाख ऑक्यूपेशनल फोर्सेस कश्मीर में डिप्लॉयड है। 1990 से वहां पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगा हुआ है। क्या ये दुनिया नहीं जानती? क्या ये दुनिया नहीं जानती कि भारतीय फौज इस वक्त किस किस्म की एट्रोसिटीज कमिट कर रहे हैं? अच्छा, पीओके में आप क्या कर रहे हैं? ज्यादातर आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पीओके में आप क्या कर रहे हैं? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगा हुआ है। जी सॉरी, पीओके में आपकी फौज क्या कर रही है मोना आलम जी? आपने क्या मुझसे पूछा है? आप मुझे अगर दोबारा मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कश्मीर में हमारी फौज है, हमारा देश इतना बड़ा है, उसके हिसाब से फौज जाएगी ना, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में फिर आपकी फौज क्या हुआ है? आपकी फौज का वहां क्या काम, बताइए जरा। आपके मेजर जनरल वहां पे प्रॉपर्टी डीलिंग क्यों कर रहे हैं? ऑक्यूपेशनल फोर्स में फर्क है। ऑक्यूपेशनल फोर्स की हम बात कर रहे हैं। अगर एक एक्ट लगाकर वहां पर फौज को पुलिसिंग पावर्स दी रही है, उनको खुली छुट्टी दी रही है कि वो जो मर्जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन करे, उनसे कोई पूछगछ नहीं होगी। अगर ह्यूमन शील्ड बनाकर जीप्स के ऊपर बांधकर सिविलियंस को घुमाया जाता है, फिर आपके बॉलीवुड ने उस चीज को ग्लोरीफाई भी किया है, अपने आपके एक्टर्स उस चीज को दोबारा अपनी फिल्मों में करके दिखाते हैं। इंटरनेशनल मीडिया कोविड से पहले सबसे उसकी मेजर अटेंशन आपकी तरफ के जम्मू कश्मीर में जो आपकी एट्रोसिटीज हो रही थी, और 5 आप बताइए, 5 अगस्त जब 370 हटाया, उसके बाद एक भी गोली चली कश्मीर में, लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि 370 हट गया। बताइए मोना आलम जी, एक भी गोली चली, एक भी फौजी एक्शन हुआ 370 हटने के बाद? जवाब दीजिए इसका। आप कर्फ्यू लगाकर सारे कश्मीरी लीडर्स को, महबूबा मुफ्ती, सारे उनके लीडर्स को अगर आप जेलों में बंद कर हाउस अरेस्ट महीनों कर अगर आपको लगता है आपने वहां रिट ऑफ लॉ एस्टैब्लिश कर दिया है, तो आप बहुत बड़े ख्याली पुलाव बना रहे हैं। मैं आपको एक हकीकत दिखाता हूं। हम कश्मीर को जन्नत कहते हैं, उस जन्नत की हकीकत क्या है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में? बहुत अच्छा किया आपने कश्मीर में ह्यूमन राइट वायलेशन की बात की, लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान में क्या होता है, बलूचिस्तान में क्या होता है, खैबर पख्तूनवा में चाइनीज लोग किस तरह से वहां पर करते हैं? पिछले हफ्ते मैंने दिखाया था कि एक मौलवी बोल रहे थे कि चाइना के लोग हमको नमाज नहीं पढ़ने दे रहे। आइए मैं दिखाता हूं, एक बच्ची की आप बीती। 18 मई को ये स्टेटमेंट लड़की का बाहर आया है, 2015 का ये केस है। आइए सुनते हैं। इस लड़की ने आरोप लगाया है कि उसके साथ लगातार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बलात्कार किया जाता रहा। जरा उसका लिंक दीजिए मुझे। और इस बलात्कार के दौरान उसने कई बार शिकायत की, उसकी शिकायत नहीं सुनी गई, पंचायत में उसको भेजा गया, पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी। पंचायत में वही लोग पंच थे जिन्होंने उसका बलात्कार किया था। यह जन्नत की हकीकत है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की। कश्मीर पर पाकिस्तान ने बहुत दुष्प्रचार किया है। उसी पाकिस्तान को पीओके की एक बेटी आईना दिखा रही है। सुनिए क्या कह रही। मैंने गैंग रेप, ब्लैकमेलिंग और अगवा बराए तवान जैसे अजाब झेले हैं। 2015 से इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हूँ। मेरे मुल्जिमान में हारून रशीद, मामून रशीद, जमील शफ़ी, वकास अशरफ, सनम हारून और 3 नामालूम शामिल हैं। पुलिस के पास जाती हूँ तो पुलिस पंचायत के हवाले कर देती है। पंचायत जिसकी लीडिंग आज़ाद कश्मीर का सीनियर वजीर चौधरी तारिक फरूका भाई और बहनोई करता है। 19 दिन तक पंचायत चलती है। मुल्जिमान मानते हैं कि हमने सब कुछ किया, उसके बावजूद पुलिस और पंचायत हमसे इन 3 जराइम का गन पॉइंट पे राजीनामा लिखवा लेती है।
ये हो रहा है। देखिए मोना जी, मैंने तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, आप कश्मीर का कोई प्रमाण नहीं दिखा सकती, मैं तो आपको दिखा रहा हूं स्टेटमेंट इस बच्ची का। 18 साल की है, मुजफ्फराबाद में रहती है, नाम पता सब चल रहा था टीवी पे। ये एक लड़की है और इसके लिए मेरे समेत सारी लड़कियों ने, सारे हमारी सिविल सोसाइटी ने, जर्नलिस्ट्स ने, गवर्नमेंट ने हर लेवल पर इसका नोटिस लिया है। इसको हर सूरत इंसाफ दिलाया जाएगा। मैं आपके प्रोग्राम में ये बात कमिट करके जा रही हूँ, दोबारा बुलाइएगा, आपको ये चीज मैं दिखाऊंगी। लेकिन कुनन पोशपोरा को ना भूलिएगा, 1991 में मैस रेप्स हुए थे वहां पर, जो 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या किया था, मैं आपको बताऊं मोना आलम जी, एक बात बताऊं, कश्मीर की प्रॉब्लम पॉलिटिकल और सोशल नहीं है, कश्मीर की प्रॉब्लम कम्युनल है, जो पाकिस्तान ने उसको बनाया है, और इसी कम्युनल के नाम पर, इसी सांप्रदायिकता के नाम पर पाकिस्तान बना है। क्या कहेंगे तारिक फतेह साहब इस पर? मैंने बता दिया, देखिए खुद बोल रही है कि अत्याचार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, मुजफ्फराबाद में एक 18 साल की लड़की पर हो रहा है, खुद माना मोना आलम ने, और हमको ये गाइड कर रही है कि आप कश्मीर में ह्यूमन राइट वायलेशन रोके। किसने निकाला कश्मीरी पंडितों को मार मार के, मस्जिदों से ऐलान करवा के श्रीनगर से? तारिक फतेह साहब, पूरे गांव को रेप किया गया था। मैं एक आपसे एक फैक्ट की बात बता दूं जी, कि ये 70 साल के अंदर पाकिस्तान का जो कश्मीर का जो हिस्सा है, चौरसिया साहब, एक शख्स वहां कश्मीरी जबान नहीं बोल पाता। 70 साल में कश्मीरी जबान, कश्मीरी कल्चर हैज बीन टोटली वाइप्ड आउट। जिसको ये आज़ाद कश्मीर कहते हैं, ये चलता है इस्लामाबाद में एक होम मिनिस्ट्री की सेक्रेटेरिएट से। आप किसी पाकिस्तानी कश्मीरी से कहिए कि 2 अल्फाज कश्मीरी जबान में कह दें, या चीमा साहब कह दें या मोना कह दें, कभी कान में सुना ही नहीं दिया। ये जो कल्चरल एक्सटर्मिनेशन जो हजारों साल पुरानी जबान का हुआ है, ये इसके फैसले कुदरत से खुद ही आते हैं, ये ऐसे नहीं होता। आपने बल्तिस्तान के अंदर वो जबान जो लद्दाखी और भूटानी से मिलती थी, उसको उर्दूआइज करने के लिए क्या वहाँ, अब आप देखिए कि यहाँ वॉशिंगटन बेस्ड जो गिलगित बल्तिस्तानी हैं, दे आर फाइटिंग इवन इन जेनीवा कि उनकी ज़बान रिवाइव की जा रही है, और उनका जिनका कोई ताल्लुक नहीं था सूबा सरहद से या पंजाब से, वो एक कैप्टन ब्राउन ने उठा के इतना बड़ा हिस्सा एक फौजी को दिया और वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। तो जहां तक लीगल बात है कि 47 के अंदर जिन्ना साहब की कोशिश थी कि हैदराबाद, दक्कन, भोपाल, जोधपुर, ये इस टाइप की जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये आके पाकिस्तान से मिले। वो तो मुसीबत में, उनको तो पता भी नहीं है कश्मीर कहाँ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्यों के लगा हुआ है, इट फेल इनटू योर हैंड्स, क्योंकि अंग्रेज चाहता था कि वो बफर जोन हो वहाँ पे, ताकि कि जाहिर शाह और हिंदुस्तान की जो लेफ्ट विंग ज़रा हुकूमत थी, कृष्णा मेनन वगैरह थे, उनका जोड़ ना हो। ये सर्कमस्टांसेस अब इस मौके पे आए हैं, लेकिन ऐसी बात मत करें पाकिस्तानी कि जहाँ अनाहिलेशन उन्होंने बंगाली ज़बान का किया, सिंध के अंदर सिंधी ज़बान बंद की, आपने खुद पंजाबी जो हैं ज़बरदस्ती उर्दू बोलते हैं, ये शर्म के मारे पंजाबी में कभी बात नहीं करते। ये डिस्ट्रॉयड नेशन है और इसीलिए इनकी आइडेंटिटी क्राइसिस का मसला है। इनको सिर्फ हिंदू हेट्रेड या एंटी इंडियन से इनकी आइडेंटिटी बनती है, वरना अगर इंडिया नहीं होता तो ये कब तक ख़त्म हो चुका होता। कि जो लोग अपनी मादरी ज़बान से शर्मिंदा हैं, आप यकीन करिए कि इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में खुद पंजाबी पे पाबंदी लगाई है कि ये कोई ज़बान है बोलने की, ये तो भंगनों से बोलते हैं, नौकरों से बोलते हैं, इसमें गाली देते हैं, शराब पी के जब आदमी लौट जाता है तब बोलता है। नोबडी स्पीक्स पंजाबी, नॉट इवन पंजाब असेंबली। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक सीरियस आइडेंटिटी क्राइसिस, जब आप हों हिंदुस्तान की ज़मीन से और अपने आप को कहें कि हम आए थे वहाँ, जो इनके फॉरेन मिनिस्टर जो तावीज़ भी करते हैं, शाह महमूद कुरैशी, क्या हम वहाँ से आए थे किसी घोड़े पे, अरब पे? भैया जाओ वापिस, तुम यहाँ पंजाब में कहाँ के बैठ गए कुरैशी साहब? कुरैशी यहीं रह गए थे सारे, या आपके दिल्ली में गोश्त काट रहे हैं, या हमारे यहाँ फॉरेन मिनिस्टर बने हुए? जब आप अपने आप को अपनी ज़मीन से लानत भेजते हैं कि अब इस इलाके से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम